हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फटाफट से दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? सो गगन, सिमरन, मयंक, साक्षी, सो एवरीवन कूल। सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और इस एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाले पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। और हाँ सर, मेरे पास जो हमेशा की तरह ट्रिक्स रहती हैं, आज उन ट्रिक्स पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। तो सर, अब यहां पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने जीवन के कुछ डेली बेसिस जो हम काम कर रहे हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। रामराज, कमेंट प्राइवेट कर दिया बेटा मैंने, नो इश्यूज, ठीक है। अब देखो त्रिवेंद्र, साक्षी, संजू, एक मेरा बेसिक सा सवाल है। सर, आप लोगों में से भी सुबह सुबह किसी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है? ऑलमोस्ट सभी ने नाश्ता कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो ब्रेकफास्ट किया, इस ब्रेकफास्ट करते टाइम पर, खासकर मैं यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कॉर्नफ्लेक्स और दूध पिया है, बाकी किसी ने पराठे, आलू आलू का पराठा, सादा पराठा, दही, सैलड, इन सब का अगर इस्तेमाल किया तो आपने उसमें क्या किया होगा? उसमें सर NaCl डला होगा, जिसको हम लोग सादा नमक कहते हैं, राइट। चलो, उसके बाद देखो पुणे बता रही पराठे, और जितने भी लोग मौजूद हैं, दीपू पूछे सर हिंदी में पीडीएफ मिलेगी? बेटा सभी चीजों में पीडीएफ मिलेगी। इस टॉपिक के अलावा कोई भी डाउट है ना, लास्ट के 5 मिनट बात करते हैं, ओके। तो जिन्होंने नाश्ता नहीं किया वो भी नाश्ता थोड़ी देर में कर लेंगे। तो यानी कि सर, अगर मैं इस नमक की बात करूं, बड़ी कॉमन सी चीज है जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नमक से अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सर आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, और तीनों चीजें बताने वाला हूं कि डेली बेसिस में कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरा दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। सर, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, कल आपने दूसरे कपड़े पहने होंगे, या फिर अभी जो लोग नहाए नहीं है, नहाने के बाद कपड़े चेंज कर लेंगे। तो इस वाले केस में आपने क्या किया होगा? सर, डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल किया होगा। अब अगर मैं डिटर्जेंट या साबुन की बात करूं तो यस, डिटर्जेंट। जब हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं वहां पे सोडियम कार्बोनेट का, यानी सोडियम कार्बोनेट वाले पार्ट पे जा रहा हूं। तो सर कुछ तो केमिकल कंपाउंड है, एग्जैक्टली क्या है जरा उस पे देखेंगे। और सर फिर आते हैं कुछ एसिड्स वाले पार्ट में, नहीं अम्ल वाले पार्ट पर। तो जो लोग कह रहे थे सर मैंने सुबह सुबह नाश्ते में एप्पल खाया है, कोई कह रहा था मैंने ऑरेंज भी खाया है, तो जो आपने सेब खाया है उसमें भी एसिड है, जो आपने ऑरेंज खाया यानी संतरा खाया है उसमें भी एसिड है। और सब कुछ छोड़ो, अगर आपने सर केवल सलाद खाई है या फिर वो स्प्राउट्स का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपने जो बढ़िया से नींबू निचोड़ दिया है, सर उसमें भी एसिड है। दैट मीन्स कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अम्ल, लवण और क्षार, सर ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो कपड़े धोने की बात हो जाए, चाहे वो खाने की बात हो जाए, या फिर अपने आप को स्वस्थ रखने की बात कर लें। बिल्कुल, तो जैसे चाय की बात करें तो उसमें भी एसिड है, टैनिक एसिड, अभी हम बताएंगे। दही वाले पार्ट पे चल लेते हैं तो लैक्टिक एसिड। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी चीजों को जो हमारे एग्जामिनेशन पढ़े से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अपने जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अम्ल के ऊपर, और यहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सर हम लोग अपने अपने एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर के जब हमने क्वेश्चंस देखे तो हमने सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं। सर, निम्न में से टार्टरिक अम्ल किस में मिलेगा? विच अमंग फॉलोइंग कंसिस्ट द टार्टरिक अम्ल? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं वो चार्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो एक टर्म आता है एसिड, जिसको हम लोग इंग्लिश में तो एसिड कह रहे हैं लेकिन हिंदी में अम्ल कह रहे हैं। ये क्या होता है? सर ये वो यौगिक है, यानी हिंदी में बोलूंगा सर ये वो कंपाउंड है विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन आयंस। आपको लास्ट क्लास याद होगी सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से कहूं HCl, ये एक एसिड है, राइट। दैट मीन्स कि सर हिंदी वाले जो बच्चे हैं, सर ये एक अम्ल है। मुझे कैसे पता लगेगा? सर ये जो एसिड है यहां अम्ल है, मुझे ऐसे पता लगेगा कि सर यहां से मुझे H+ आयन मिल सकता है। और यही चीज यहां लिखी है, वह यौगिक जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन बना सकता है या बनाने में सक्षम है, सर वो आपका एसिड कहलाता है। सिंपल सी बात है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बेस, यानी वहां पे बेटा ऐसे समझ लो वाटर के मिक्सचर के हम एग्जांपल ले ले रहे हैं कि वाटर के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, राइट। सो आदि फॉर यू। अब सर यहां पर मैं दूसरा एक टर्म यूज करने वाला हूं, क्षार। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, सर यहां पर मैं बात करूंगा बेस की। रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। सर मान लो कि हमारे पेट में समस्या हो रही है। समस्या कैसी?
पेट में हो सकता है उपज हो रही हो सकता है मुझे एसिडिटी हो गई हो, यानी कुल मिला के अगर इनडाइजेशन या फिर एसिडिटी, इनमें से कोई भी चीज है, अपसेट स्टमक, तो यहां पर मुझे सर क्या करना पड़ेगा? मम्मी कहेंगे एक काम करो, दुकान से इनो ले आओ, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो मुस्कान, मधुमिता, पूरी पूरी गैंग बिल्कुल सही जा रही है। अब सर इनो ये तो हम लोग दुकान से ले आए, अब हमेशा से तो इनो की मार्केट में नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी थी। तो सर हम लोग अपने घर पर या फिर अपने तरीके से जब तैयार करते थे चीजें, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, आप लोग जानते भी हैं, घरेलू दवाइयां, राइट? हाँ, गैसोफास्ट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सही कह रहे हो अरुण। सो गाइज यहां पर अब अगर मैं बात करूं अपसेट स्टमक, तो मैं और डिटेल में चला जाता हूं, बिल्कुल केमिकल लैंग्वेज में जाता हूं, मैं किसी कंपनी का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। आप कहेंगे हैं ऐसा है क्या? चलो इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी सर मैं यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, या फिर मैं ऐसा कहीं भी अगर OH वाला टर्म आ रहा है, सो लेट अस सी, मैं यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे चलता हूं, Mg। अब आप कहेंगे सर एक सेकेंड मीर, कैन यू टेल मी सर क्या ये फॉर्मूला ठीक लिखा है? सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए टेंशन नहीं बेटा, वो आप लोग रिलैक्स करना, ये पुराने वाले बच्चों के लिए, खासकर वो बच्चे जो आज जुड़े हैं, तो रिलैक्स मूड में रहना। मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना बिल्कुल बेस से चलाओ, क्या ये फॉर्मूला ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहां पर जरा समझते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, उसको छोड़ो। सर मैग्नीशियम कहां आता था? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद आ रहा है? तो सर बेटा मांगे कन्या सुंदर, मैग्नीशियम। गाइज मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है सेकंड ग्रुप में, राइट? दैट मींस इस मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है हम लोग जानते हैं, मैग्नीशियम वाले पार्ट में, यानी कि मैं सर लिथियम के बाद बेरिलियम पे गया, फिर बोरॉन पे गया, तो यहां पे जो वैलेंसी है वो भी 2 ही होगी। इसका मतलब बेटा जो आप संजू बता रहे हैं ना 12, बेटा वो आप एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक बता रहे हैं, मैं सीधे आप वैलेंसी पे आ रहा हूं, क्योंकि वो चीज मैं समझा नहीं रहा हूं कि 12 से वो कैसे 2 बनेगा। इसलिए मैग्नीशियम का जो है वैलेंसी है वो कितनी होती है? 2+, राइट? तो यहां पे सर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो 2+ था, अब मैं सर इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहता हूं, ये नेगेटिव है, इससे बॉन्डिंग करना चाहता हूं, तो यहां पर सर क्या होता था, ये वाला पार्ट जाएगा यहां पर। तो आप लोग यहां पे 2 चीज समझना, ये ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बेटा इसका फॉर्मूला अगर आप सोचेंगे ये, तो ये गलत फॉर्मूला है, प्लीज समझना इस वाली बात को, क्योंकि ना कुछ बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लिख के भी दिए हैं। गाइस अगर हम MgOH2 लिख देंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो पूरा OH एक पार्ट है, Mg एक पार्ट है, यानी कि जब ये कंपाउंड बना है तो ये 2 पार्ट्स हो गए। याद है आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में, आयनिक आबंध में, राइट? सो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये पूरे OH का होल ट्वाइस होगा। और ये OH वाला पार्ट, जी हाँ ये वही OH है जो हमको क्या समझाता है, ये हमको समझाता है कि गुरुजी कोई भी चीज क्या है, क्षार है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, कोई भी चीज आपकी क्या है, बेस है, राइट? सचिन बाबा बता रहे हैं कि सर ये चैप्टर हो गया था। ओ सचिन, अच्छा बेटा चैप्टर हो गया था तभी तो वो क्वेश्चन पूछा, जिससे मैं बीच बीच में आप लोगों को रिवाइज कर सकूं। सो मीर कह रहे हैं सर वीडियो स्क्रीन छोटी दिखती है। मीर दानिश एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लेना, दे कैन हेल्प यू आउट, ठीक है? वैसे वो पूरी स्क्रीन दिखनी चाहिए, अगर छोटी दिख रही है ना तो टेक्निकल एरर है कुछ। चलो गाइस, तो ये वाला पार्ट हो गया। खैर ये मैंने बस रिवीजन कराया, मैं वापस आता हूं। तो मैंने बस इतना समझाया सर, क्या होता है कि सर एसिड क्या करेगा, वो H+ आयन देगा, और बेस जो है सर वो OH- आयन देगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में एक हल्का हल्का आइडिया लिया था। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोगों ने बहुत बार सुनी है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ जब क्रिया करता है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो इतना काफी है, जो हिंदी वाले हैं बेटा, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये सब सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि ये हमेशा क्या करेगा, ये लवण और जल बनाएगा। जो इंग्लिश वाले हैं सर, whenever acid and base react together it forms salt and water, राइट? अब सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि सर ये प्रक्रिया है कौन सी, या फिर इंग्लिश में बोलेगा ये रिएक्शन कौन सी है। सो प्लीज रिमेंबर
दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये थोड़ी देर बाद समझाऊंगा सर। इसको उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण क्या है सर? उदासीनीकरण ये वो प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इंग्लिश वाले सर, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which acid and base reacts together and forms salt and water, right? So अब देखिए इतना वाला पार्ट हमारा डन है। अब यहां पर रामराज और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, एक सेकंड में ना, ये रामराज पता नहीं आप क्यों बार बार बुलवाते हैं। और सभी लोग ना, एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लो आपने कुछ अड्डा से कुछ ऑर्डर किया हो, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया हो, या फिर मान लीजिए आपने, आपकी जो स्क्रीन है वो छोटी दिख रही है, तो ये सब चीजें ना आप मुझे लास्ट में बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ना, मैं एज अ फैकल्टी केवल पढ़ाना जानता हूँ, मुझे नहीं पता है कि बैक एंड पर, देखो पता है हर एक चीज की ना अलग अलग टीम्स होती हैं। डिस्पैचिंग टीम अलग है, आप जब ऑर्डर करते हैं वो टीम अलग है, आपने जब बैच लिया होगा वो सेल्स टीम अलग है। एज अ फैकल्टी मुझे बस इतना पता है, मुझे अपना कंटेंट डिलीवर करना है, तो इसमें कुछ डाउट है तो आई कैन हेल्प यू आउट। तो रामराज का बीच में एक डाउट आया पढ़ाते हुए, आई डोंट नो बीच में क्यों आता है डाउट। रामराज मैं कुछ भी कर लूं, अभी मैं ना क्लास छोड़ के नहीं जा सकता टीम के पास और पूछने की इनकी किताब कहाँ रह गई है। और सही बताऊं तो पूरी क्लास खत्म करने के बाद भी शायद ना जा पाऊं, मैं वो फोन पे ही एक बार डील कर सकता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, 2500 बच्चे आपके बैच से हैं। बच्चे अपने डाउट्स पूछें, उसमें अपना पुटअप कर दो किताब का। तो अभी पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि आपकी वजह से ना, पता है मैंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी 4 लेक्चर्स ले रखे हैं। अपना बैच ना आज खत्म होने वाला था पता है, बट मैंने फ्राइडे तक एक्सटेंड कराया है, बहुत सुन के, तो आप लोगों के लिए। तो सर ऐसी कोई भी डाउट हो ना, किताब कब आएगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, प्लीज ग्रुप में पूछ लिया करो, थोड़ा सा ईजी होगा। चलो, सो रामराज क्लियर है बेटा? चलो वापस आते हैं। और सभी लोग एक सेकंड, मैं तभी आगे कंटिन्यू करूंगा। एक बार बताओ, सबको स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है क्या? क्योंकि अगर ये है तो मैं एक बार टीम से भी पूछूं कि एग्जैक्टली क्या है। स्क्रीन सबको ठीक दिख रही है? क्योंकि ना मेरे पास 2-3 बच्चों ने बताया कि उनको ना स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है। तो अगर ये वास्तव में इश्यू है तो ये सबके लिए इश्यू होगा। फिर सबको ठीक दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब केवल 2 सही आ रही है ना? ठीक है। तो 2-3 बच्चों जिनको इश्यू आ रहा है ना, प्लीज मुझे क्लास के बाद अभी टेलीग्राम पे पिंग कर देना। जैसी मेरी क्लासेस फिर से मैं फ्री होऊंगा, शाम को मेरा डिफेंस की क्लास है, लास्ट 5 बजे खत्म होती है क्लास। 5 बजे फ्री होते ही मैं एक बार टीम से पूछ लूंगा, जो 2 बच्चे हैं ना प्लीज डाल देना एक बार टेलीग्राम में, ठीक है? चलो वापस आते हैं। ओके, तो अब कमेंट्स में लास्ट में लूंगा, ठीक है? एक बार समझ लेते हैं गाइस। तो मैं ये समझा रहा था कि देखो एसिड क्या हो रहे थे सर? एसिड ये वो कंपाउंड से जिसमें से H प्लस आयन निकल रहा था, आसान भाषा में। और सर बेस वो होते जिससे OH माइनस आयन निकल रहा था। अब हमसे ये बोला कि सर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनाएंगे। पर ये तो सर बुकिश लैंग्वेज है, ये तो किताबी भाषा है, इसको आसान भाषा में समझा के बताइए कैसे होगा। तो देखिए, रामराज प्लीज मैसेज जरूर डाल देना, ठीक है? तो एसिड और बेस की जब हम बात कर रहे हैं तो एसिड और बेस पे समझते हैं। तो एसिड का कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने एग्जांपल लिया, मान लो एसिड का HCl, ठीक है गाइस? और बेस में आप लोग अच्छे से जानते हैं जिसमें बाद में OH आना चाहिए, तो सबसे आसान होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया NaOH। अब देखिए सर, यहां पर ये जो HCl और ये जो NaOH वाला पार्ट है, इसमें जब क्रिया होगी तो इस H के साथ ये वाला OH क्या बनाएगा सर? 2 H दिख रहे हैं, एक O दिख रहा है, यानी मेरा यहां पे क्या बना? H2O। H2 मतलब पानी बन गया। आदि, नवाज, गणेश। और दूसरे पॉइंट पर जाएं तो यहां देखिए बेटा, ये है Cl और ये है Na। तो Na और Cl वाले पार्ट से मुझे बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि सर ये बन गया NaCl। अब ऐसा नहीं केवल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इवन आप अब लोग अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाते तो वहां पे सर दूसरा सॉल्ट मिल जाता। लेकिन ये रामराज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सिंपल है। नेहा, समीर, मधुमिता, इस वाली रिएक्शन में जरा समझना, ये जो नमक है जो आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हो वही वाला नमक है, ये वही वाला पानी है जो सर पराठे खाने के बाद आपने आज पिया। दैट मीन्स कि यहां से मुझे क्लैरिटी मिल रही है, जब भी कोई एसिड यानी जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? NaCl और वाटर। NaCl नहीं, सॉरी, कोई भी लवण हो सकता है वो, सॉल्ट और वाटर। इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी डिटेल में दोबारा से आएगा, बट उससे पहले सेम ही होता है। पूर्णिमा याद रखना। अच्छा, पूर्णिमा का एक डाउट है, ये अच्छा डाउट है इसलिए मैं यहाँ पे सबके सामने ले रहा हूं। गाइज याद रखना कि जब हम लोग नमक की बात करते हैं तो नमक देखते हैं 2 प्रकार के, ठीक है? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस मैं नॉलेज पर्पस के लिए सबको बता दूं क्योंकि ना थोड़ी सी क्लैरिटी होना जरूरी है। आपके घर में जो कॉमनली यूज होता है सर वो है आपका सफेद वाला नमक। वो सफेद वाला नमक पता है कहां से बनता है? ये सफेद वाला नमक बनता है बेटा समुद्र से। किसमें क्या होता है सर? समुद्र का पानी एक जगह एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया,
और उसको सर इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दिया गया। यानी यहां पर क्या करेंगे सर, जैसे जैसे वो इवेपोरेट होता जाएगा, यानी जैसे जैसे वो वाष्पित होता जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा, फिर उसको साफ करेंगे और आपके घरों तक आ जाएगा, जो टाटा नमक और ये पतंजलि वाला नमक आप खाते हैं। दूसरा एक और नमक होता है जो सर हल्का सा ब्राउनिश कलर में होता है, राइट, जिसको हम लोग सेंधा नमक या फिर काला नमक कह देते हैं, राइट, ब्लैक सॉल्ट की जो बात कर रहा हूं। उसका अंग्रेजी में शब्द है सर रॉक सॉल्ट। जानते हो क्यों? क्योंकि सर जैसे समुद्र से नमक बन रहा था वैसे ही सर चट्टाने भी होती हैं। चट्टाने समझ रहे हो सर, एक तरह से पहाड़ मान लेते हैं आसान भाषा में। तो वहां पे सर पहाड़ वाले पार्ट में जो पत्थर है सर, उससे नमक लिया जाता है। तो ये दोनों पार्ट हैं। और यहां पर अगर मैं बोल दूं फॉर्मूले की, अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो सर NaCl वाला पार्ट आपका दोनों में ही जाएगा, राइट। सो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर वो केवल व्हाइट वाला नमक ही था क्या? ना, इवन इस वाले पार्ट में भी, यानी जिसमें मैं रॉक सॉल्ट की बात करूं, वहां पर भी आप NaCl के साथ जाते हैं। हाँ, पिंक कलर का ज्यादा दिखता है, राइट, पिंकिश कलर में होता है। नाम हम काला कह देते हैं लेकिन वो पिंकिश कलर में होता है। रेड साइड संजू। सो गाइस, ये वाला पॉइंट क्लियर हो। जिस भी बच्चे का डाउट था मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहा होगा, क्योंकि मेरा भी था किसी टाइम पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब पूछ रहे हैं पहाड़ से कैसे लिया, उस पार्ट को तोड़ दो सर, आपको पत्थर से फॉर्म में मिलेगा, उस पत्थर के फॉर्म को सर फिर क्रश कर दो, पीस दो और सर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, तो वापस आते हैं, तो मैं क्या समझाया था? हाँ, तो सर ये जो शब्द है ना एसिड, ये जानते हो ये एसिड शब्द कहां से आया है? सर ये लैटिन नाम है जिसका नाम है एसिडस। इसका मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब होता है खट्टा स्वाद। क्या होता है? खट्टा स्वाद। तो यहां पे जो इंग्लिश में लिखा है सार, बेटा इसका हिंदी में मतलब होता है खट्टा। और एक और चीज जो हमें बचपन से रटी है, जो मैं नहीं बताऊंगा वो भी हमको पता है, कि सर एसिड वाले केस में हम लोग अच्छे से जानते हैं, लिटमस पेपर को आप ऐसे रख दो और जैसे आप निकालोगे तो सर वो जो लिटमस पेपर था वो क्या हो जाएगा सर, ये आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं, राइट। चलो, अब सर कौन सी चीज में कौन सा अम्ल मौजूद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं सेब पर, एप्पल। तो एप्पल के अंदर जो एसिड मौजूद है सर वो है मैलिक अम्ल, यानी कि मैलिक एसिड। सिमिलरली नींबू की बात करें तो नींबू का एसिड कौन सा है? नींबू में एसिड मौजूद है वो है साइट्रिक अम्ल। लेकिन 2 मिनट का मैं गैप लूंगा यहां पे। गाइस, आप लोगों से बोल दिया कि जो एसिड है ये खट्टे होते हैं, और आप लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री लैब नहीं गए, लेकिन कुछ बच्चे हमारी क्लास से केमिस्ट्री लैब गए हुए हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री लैब गए हैं गाइस, तो आपके ऊपर कभी ना कभी एसिड गिरा होगा, और जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों ने सर एसिड को टेस्ट कर लिया होगा। ये टेस्ट किसी को नहीं करना है, जीभ जल सकती है, हो सकता है लाइफ टाइम बर्न रहे। बस मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरा समझना, क्योंकि बचपन वाले टाइम पर हम लोगों को इतना नहीं पता होता, खेल खेल में लगे रहते, तो हाथ के ऊपर गिरा होगा, हल्का फुल्का ऐसे साफ किया होगा, कुछ भी हो, यहाँ पर भी जलन की महसूस हो गया होगा, लेकिन हल्का फुल्का आपको टेस्ट आया होगा। अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लैब वाले एसिड की तो बात नहीं करूंगा टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप रियलिटी की बात करें, रियलिटी इन द सेंस अपने घर के एग्जांपल्स की बात करें, तो अपने घर में क्या ऐसा कोई एसिड है जो आपने टेस्ट किया है? सर वो एसिड है आपका नींबू, राइट। सो हाथ पे गिरा होगा, खाल निकल गई होगी, राइट। सो जब हम साफ कर रहे होंगे तो कैसे ना कैसे सर हल्का सा फील तो आ गया होगा। लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आप लोगों से कहूं ना कि अपने घर के अंदर ऐसा कौन सा एसिड है जो हम लोग बता सकते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है नींबू। क्योंकि लेमन का बेस्ट टेस्ट आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नींबू हो गया, संतरे हो गए, ये सब क्या है? ये एसिड के एग्जांपल्स हैं। डेट मींस कि एसिड जो होते हैं वो मीठे होते हैं, सॉरी, जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। सर जो अंगूर है, अंगूर के अलावा एक और चीज टेमरिंड। ये मैं 2 एग्जांपल इसलिए साथ में लिखता जा रहा हूं क्योंकि ये चार्ट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं या फिर आते हैं तो मुझसे पूछे सर सिलेक्टिव स्टडी में बताइए केमिस्ट्री में से लास्ट मोमेंट में कौन सा पार्ट रिवाइज करूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो ये एसिड वाला पार्ट, दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये, बेटा नवाज हिंदी वाली स्लाइड भी है, बेटा ग्रेप का मतलब तो अंगूर हो गया, तो सब लोग जानते हैं। सर टेमरिंड का मतलब होता है इमली, यानी इमली और अंगूर में जो अम्ल मौजूद है सर वो है टार्टरिक अम्ल। ये हिंदी और अंग्रेजी में सेम ही है, राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट, टमाटर, टमेटो और टमाटर तो सब लोग जानते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर स्पिनच की बात करूं, स्पिनच, स्पिनच क्या होता है सर? पालक। तो स्पिनच या पालक है सर, इसमें भी क्या मिलता है? इसमें भी मिलता है सर ऑक्जेलिक अम्ल, यानी सब पालक और टमाटर में आपको मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये चार्ट प्लीज सब लोग रिवाइज कर लेना। हाँ बिल्कुल आएंगे पंकज, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर एक और चीज, एक बच्चे का डाउट आया, शीलू नाम के कैंडिडेट हैं, वो हमसे कह रहे हैं सर ये जो टमाटर इससे क्या पथरी भी हो जाती है? तो सर ये आप लोगों ने जो मुझसे बायो पढ़ रखे हैं उन लोगों को सर मैंने एक चीज समझाई थी, क्या कि सर एक बीमारी बीमारी बोलूंगा सर, हाँ एक समस्या है जो हमारी किडनी में हो जाती है, नाम है पथरी, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं किडनी स्टोन्स, राइट? सो किडनी स्टोन वाले पार्ट पर अगर हम जाएं तो आपको क्या लगता है ये किडनी स्टोन हो कैसे जाता होगा, जानते हैं? सो ये किडनी स्टोन बेटा यहां पर होगा क्या कि अपने शरीर में एक बन जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये अपने एग्जाम का पूछा हुआ था इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं। तो सर कैल्शियम ऑक्सलेट के बनने के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट के बनने के कारण यहां पर क्या होता है, ये सर धीरे धीरे करके पथरी का आकार लेता है और सर छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं कुछ मिलीमीटर्स में, है ना? सो बेसिकली जब पथरी होती है तो मना कर दिया जाता है आप टमाटर मत खाइए, आप पालक मत खाइएगा, आप बैगन मत खाइएगा, तो सबके रीजन होते हैं। बेसिकली टमाटर पालक का रीजन क्या है, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद है। अब ये जो टमाटर और पालक है सर, इसमें ये जो ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद है, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके सर वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट बन रखा है सर उसकी फॉर्मेशन में और हेल्प करेगा, इसलिए कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा कि सर आप मत खाइए, ऑल तो बहुत फायदेमंद है, बट कैल्शियम ऑक्सलेट अगर इकट्ठा हो गया तो सर बहुत पेन करता है, बहुत सीवियर पेन करता है, तो कुछ टाइम के लिए डॉक्टर कह देते हैं कि जब तक पथरी निकल ना जाए तब तक मत खाइएगा। तो ये वाला पॉइंट है, राइट? सो इतनी वाली चीज हो गई। अब सर यहां तक हुआ, सेब नींबू अंगूर टमाटर पालक, यहां तक तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है ये कि सर ये बताओ दही में कौन सा एसिड है? अब दही में कौन सा एसिड होगा सर? अगर मैं कर्ड की बात करूं तो कर्ड के अंदर जो प्रेजेंट है सर वो है लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। दूसरा संतरा, ऑरेंज में क्या होता है सर? ऑरेंज में है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आती है चाय, क्योंकि बच्चे यहां पर बाकी सब तो याद रखते हैं, ये चाय वाला पार्ट नहीं याद रहता। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो ये चाय मेंशन्ड है इसमें क्या होगा, चाय के अंदर है सर टैनिक अम्ल। क्या है? टैनिक एसिड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है स्टमक जूस। तो यहां पे सर अब ये बताओ, बायोलॉजी में सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम जो कुछ भी खाते हैं जब वो हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में रस होता है, क्या कहते हैं उसे? जठर रस। जो अंग्रेजी वाले हैं सर, अपने पेट में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस में या जठर रस में क्या प्रेजेंट होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, जिसे हिंदी में श्लेष्मा कहा जाता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। सो गाइस ये जो एसिड है HCl बड़ा खतरनाक एसिड है, और एक चीज याद रखिएगा, ये जो HCl मौजूद होता है ना, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसका पीएच मान 1.8 से 2 के बीच में होता है, यानी कि सर ये हाईली एसिडिक है। और एक और चीज यहां पे आप लोगों को याद रखना है, दीप यू आर राइट सर, क्या कह रहे हैं सर, HCl तो लिवर का, अरे नहीं भाई पूर्णिमा ऐसे मत कहो बेटा, बस दुख हो जाएगा बहुत ज्यादा। HCl जो है वो लिवर प्रोड्यूस नहीं करता बेटा, लिवर आपका बाइल जूस सिक्रेट करता है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं बेटा, जो आपका यकृत है वहां से पित्तरस निकलता है, HCl नहीं निकलता। HCl आपका यही मौजूद है, पेट में मौजूद है, ठीक है? चलो H2SO4 भी नहीं होता बेटा, ठीक है? चलो सर इतनी चीज हो गई। अब आते हैं चींटियों पर और मक्खियों पर। अब सर देखो, जैसे हम लोग खेती वाले भाग से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित तो हैं, तो जब हम लोग अपने खेत में जाते हैं, आप लोग जब भी खेत जाते होगे तो खेत में दो चीज बड़ी कॉमन है, क्या? एक तो चींटियां घूमती हुई दिख जाएंगी, एक मधुमक्खी ने कहीं अपना छत्ता बना रखा होगा, बड़ी कॉमन सी चीज है, राइट? या फिर कई बार बिच्छू देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सर वो अपने घर में है तो हम लोग जहाँ साफ सफाई रखते हैं तो वहां तो बिच्छू देखने को मिलेंगे नहीं। तो बिच्छू, चींटी और ये मधुमक्खियां कहाँ देखने को मिलती हैं सर? ये देखने को मिलती है हमें खेतों में। खेतों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दीप, नवाज? यहां पर खेत को अंग्रेजी में कहते हैं फार्म, जानते हैं ना फार्म? तो फार्म से याद कर लो, कह रहे हैं ऐसे काटती है तो फुला देती है, यस बिल्कुल। तो जो फार्म मौजूद है तो फार्म से याद हो जाएगा फार्मिक अम्ल, राइट? दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर्मिक एसिड, हिंदी में कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। तो फार्म से याद कर लेना फार्मिक, तो फॉर्म फार्मिक। तो ये बेटा आपसे पेपर में पूछ लेता है, आंट से कई बार पूछा गया पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। सो चींटी में, मधुमक्खियों में, इसके अलावा क्या बच गया? बिच्छू, स्कॉर्पियन, नीडल लीव्स। तो यहाँ पे ये ना घुमा फिरा के बार बार पूछ लेता है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग तरीके से पूछ लेगा, तो ये चीज याद रखना। लेकिन सर केवल फॉर्मिक एसिड ही ऑप्शन में दे जरूरी नहीं है, ALP में वैसे अभी तक फॉर्मिक ही पूछा है, बट आई डाउट
इस बार हो सकता है बदल ले। ये एसएससी में बहुत कॉमन है, जहां क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड की जगह एक दूसरा नाम दे देगा, और वो है आईयूपीएसी नेम्स में से। इसका आईयूपीएसी नाम कौन बताएगा मुझे? वैसे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, परसों डिस्कस करेंगे हम लोग जब कार्बन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी भी मैं पूछना चाहता हूं इसका और क्या नाम हो सकता है एसिड का जो हाँ बिल्कुल, देखो कुलविंदर, जो हम लोग ये बात करते हैं ना एसिड जिससे जल जाते हैं या तेजाब बोलते हैं, वो एक्चुअली आपका जो अपने घर में ना वॉशरूम क्लीनर्स में इस्तेमाल करते हैं वो है HCl वाला पार्ट। खैर, सो यहां पर याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड को एक और नाम दिया गया है, या फिर बोलेंगे सर इसका जो आईयूपीएसी नेम पे चलते हैं, तो आपको याद रखना है पेपर में जरूरी नहीं कि फॉर्मिक अम्ल ही दे, सब मीथेनोइक एसिड भी दे सकता है, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, राइट। सो सब मीथेनोइक एसिड हो गया। अगले आते हैं सिरका पर। सिरका में जो मौजूद है सर वो है एसिटिक अम्ल। सिरका वाला पार्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, दही में आपका लैक्टिक अम्ल, दूसरा संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टेनिन। अगर पेट की बात करें यानी कि हमारे अग्नाशय की बात करी जाए, तो अग्नाशय में है सर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद चींटियां मधुमक्खी की बात करेंगे, तो चींटियां मधुमक्खी में सर फॉर्मिक अम्ल, जैसा भी ट्रिक से देखा था। और फिर आ जाते हैं सिरका में, सो दैट इज आपका सिरका में यहां पे आएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल। ओके, सो गाइस ये पूरा का पूरा चार्ट था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्लीज उसे रिवाइज कर लेना। अब मैं यहाँ पे एक चीज समझाने वाला हूं कि जो एसिड्स है ना ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो एसिड्स हैं इनकी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? यहां पर ये जो एसिड्स हैं इनके जो सोर्सेस की हम बात करें, तो यहां पे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ये जो एसिड्स है ना, एसिड्स आपके दो टाइप के हो गए, दो मेन कैटेगरीज हैं। अभी जो मेन कैटेगरीज हैं इसमें कौन कौन से? एक है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। मुझे कैसे पता लगेगा ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक? अंकित देखो, जहां पर भी मैं वो जो बता रहा हूं ना, दे ऑल आर करेक्ट, राइट। और जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं प्लीज उन्हें जरा फोकस करना। यहाँ पे इसके पीछे ना एक कारण है, एक सेकंड सभी लोग ना 2 मिनट का वेट करना, क्योंकि अंकित का ये बहुत बार कमेंट आ गया तो इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऑरेंज वाले पार्ट की बात करूं तो प्लीज याद रखिएगा, ऑरेंज के अंदर ऐसा नहीं कि हमने कोई एक एसिड का नाम ले दिया तो एक सिंगल ही एसिड होगा। ऑरेंज वाले पार्ट में यू कैन रिमेंबर सर, वहां पे इवन साइट्रिक एसिड भी मिल जाएगा, वहां पे एस्कॉर्बिक भी मिल जाएगा। द पार्ट इज कि वहां पे कितना कितना परसेंटेज है कंपोजिशन का। तो एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ लिया गया है, ये एक्चुअली आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, एलपी का बड़ा बेसिक लेवल पे पेपर आता है, बट जो लोग आरओ का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे या पीएससी के कुछ एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन कौन से अम्ल और आपके संतरे में मौजूद है। तो संतरे में प्लीज याद रखिएगा उसमें ऑप्शन कॉमा लगा के भी पूछ लेता है, तो वहां पे सर आपका एस्कॉर्बिक भी है, साइट्रिक भी है, दोनों ही अम्ल आपके मौजूद हैं ऑरेंज में। ये अंकित का डाउट है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बाकी लोग पता लगा कि सर उसे टेंशन लें। सो प्लीज याद रखिएगा उसमें दोनों ही एसिड्स प्रेजेंट है, बट प्लीज रिमेंबर एस्कॉर्बिक, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो हमारे लेवल पे पूछा जाएगा वो एस्कॉर्बिक वाले पार्ट पे ही जाएगा, राइट। चलिए, सो वापस आता हूं मैं। सो ब्यूटी टॉमर वापस आ जाओ और यहां पर क्वेश्चन पे जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ये जो मैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक की बात करूं, ये क्या होगा? हिंदी में कहते हैं कार्बनिक और कार्बनिक अम्ल। तो ये जो ऑर्गेनिक अम्ल है और जो इनऑर्गेनिक अम्ल है, अब इनमें जरा समझ लेते हैं। अब ऑर्गेनिक अम्ल सर ये वो अम्ल होते हैं जो सर प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कौन से? सर जो ऑर्गेनिक अम्ल है ये सर कैसे पता रहेगा कि कहां प्रेजेंट है? तो जैसे मैंने बोला कि सर हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक आपके सर स्टमक में कोई प्रेजेंट था, क्या था? HCl प्रेजेंट था। या फिर अभी मैं चींटी के डंक की बात कर रहा था, बिच्छू के डंक की बात कर रहा था, यानी कुछ ऐसे एसिड जो हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट होंगे, दे आर सिंपली ऑर्गेनिक अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कार्बनिक अम्ल कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल, या फिर एसिटिक एसिड, ये हो गए। जबकि एसिड जो रॉक्स और मिनरल से बन के आ रहे हैं उन्हें हम लोग अकार्बनिक या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स कह देते हैं। लेकिन अभी भी इसमें का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर जो ये एसिड्स हैं इनकी अगर क्लासिफिकेशंस करें तो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सर आपका जो क्वेश्चन है ये सीजीएल वाले पार्ट से है, तो बाकी लोग इसको ध्यान से रख सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? ये सर सीजीएल जब मैं बोल रहा हूं तो वहां पे एसएससी आरआरबी जी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, बाकी कैटेगरी जो है लोअर लेवल पे एनटीपीसी आरआरबी एएलपी या आरपीएफ टेक्नीशियन, वो लोग जरा इस पे फोकस करेगा। सो बेसिकली जो एसिड है ये 3 टाइप के हैं, मोनोबेसिक,
डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। नाम भले खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। ऐसा है कि एसिड अपनी बेसिसिटी के आधार पर क्लासिफाई कर दिए गए हैं, इनका वर्गीकरण कर दिया है। अब बेसिसिटी के आधार पर मतलब क्या, मैं यहां पे सर इनकी क्षारकता की बात कर रहा हूं। अब यहां पे सर इनके क्षार के आधार पर आप कैसे बताएंगे कौन से लेवल पे है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों से बोला HCl। थोड़ी देर के लिए डेफिनेशन को बिल्कुल मत देखना, बस जो बता रहा हूं उसके पार्ट पे आना। HCl सर, HCl के अंदर हाइड्रोजन के कितने भाग आप देख रहे हैं, एक बार मुझे फटाफट से बताओ। सो यहां पर जल्दी प्लीज, राणा प्रताप आप शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन करें, बेटा मीथेनोइक कह दूं या फिर फॉर्मिक कह दूं वो एक ही बात है ना। सो मीथेनोइक या फॉर्मिक दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब सर यहां पे आओ, तो HCl में सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे जो हाइड्रोजन है इसका एक ही भाग मौजूद है, राइट। लेकिन अगर मैं सर यहां पर और कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मानो एग्जांपल मैं दिया H3PO4, यहां पे हाइड्रोजन कितने भाग दिख रहे हैं, तो यहां पे गाइस मुझे H2Cl2 बेटा कैसे, ना 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 वो HCl होगा, H2Cl2 कैसे हो जाएगा। क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन को भी सर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चलो, सो हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर आपके 3 पार्ट दिख रहे हैं हाइड्रोजन के, यहां पे था 1 पार्ट। तो देखो है क्या, जितने हाइड्रोजन के भाग आपको दिख रहे हैं आप कह देते हैं सर उसी लेवल पे एसिड होगा। जैसे सर मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ये जानबूझ के ज्यादा शुद्ध हिंदी में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन प्लीज आप लोग जो हिंदी वाले हैं केवल इतने नाम पर डिपेंडेंट मत रहना, आप लोगों को ये डाई ट्राई याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन वो सीधे ऐसे ही पूछ लेता है। तो आप लोगों को इस लेवल पे भी तैयार रहना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोअर मोड पे जानबूझ के हिंदी की स्लाइड खोल के बता रहा हूं। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो सर अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो आप कहेंगे कैसा है, ये मोनो बेसिक अम्ल है, ठीक है। ये कौन सा है, ये ट्राई बेसिक अम्ल है। और इसी प्रकार से अम्लों का राजा H2SO4, तो डाई बेसिक, मोनो बेसिक और ट्राई बेसिक। अब इंग्लिश वाले पार्ट पर भी आ जाते हैं। मीर दानिश बिल्कुल जस्ट अ सेकंड। सो मैंने ये बोला कि आपके पास जो एसिड्स प्रेजेंट हैं उसमें आपको चेक करना है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं पर मॉलिक्यूल, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो आई वाज डिस्कसिंग विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। let us consider the king of acids, that is H2SO4. If I'll talk about sulfuric acid, so English medium candidates, especially Mir Danish. So beta Mir Danish, can you tell me, if I'll talk about a part of HCl, sorry, H2SO4, how many hydrogens are present in per molecule? So you will say that per molecule there are 2 hydrogens which are present, right? So 2 replaceable hydrogen atoms are there, and hence I can say that H2SO4 is dibasic. तो यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा बस इतना लगाना है, पेपर में आएगा सीधे देखूंगा कि हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। 2 हैं तो डाई है, 1 है तो सर मोनो है, और 3 है तो ट्राई है, दैट्स इट। सो देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। सो बस मैंने बताया मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। ये वाली बेसिस पे तो हम लोग कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। तो चलिए, अब ये जो अगला पॉइंट है, अब आते हैं सर आयनीकरण के आधार पर, आयनाइजेशन के बेसिस पे। सो गाइस अब यहां पर देखिए, ये जो आयनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, यानी आयनीकरण की अगर हम लोग बोले, तो सर मुझे कैसे पता लगेगा कोई भी चीज ये प्रबल अम्ल है या फिर दुर्बल अम्ल है। प्रबल और दुर्बल ये क्या होता है, तो इंग्लिश वाले बच्चे हम लोग कहते हैं कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कैसे पता लगेगी। तो देखिए आयंस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक नमक का एग्जांपल लेता हूं। नमक जब बना था तो जिस टाइम पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई थी गाइस, तो इस टाइम पर हमने क्या किया था। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा विकास, मुझे पता है कुछ बच्चों को ना भी डाउट होगा, तो वो डाउट मैं भी दूर करूंगा, बस एक सेकंड इस वाले पार्ट को मैं खत्म कर लूं। तो NaCl जब ये सर फॉर्मेशन हुआ, इनकी जब दोस्ती हुई, तो दोस्ती कैसे हुई, दोस्ती इनकी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था, याद है। तो सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो उस पर आ गया था धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के पास सर 1 इलेक्ट्रॉन कमी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर आ गया था नेगेटिव चार्ज, राइट। तो सर ये जो चार्जेस थे नेगेटिव पॉजिटिव, इनकी वजह से सर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया, एक दूसरे के पास आ गए।
तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो सर यहाँ पे जो फोर्स है, वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात करते हैं? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, डेट इज बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। चार्ज बेसिकली बोलूं तो सर ये आयन की वजह से। अब देखो, तो ऐसी बिल्कुल जैसे NaCl मैंने नमक की बात करी है ना, इसी प्रकार से चाय की दुकान पे होती है विनाश, इसी प्रकार से अगर मैं ना शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अंतिमा बेटा ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका आदान प्रदान हुआ, ये सर आयनीकरण था। वो जो आप शेयरिंग की बात करते थे वो कोवेलेंट में होता था, राइट, वो अलग चीज थी, जैसे कि O2 Cl2 CO2 उन सब में कोवेलेंट था, राइट। तो प्लीज गलती मत करना। वापस आते हैं, तो अब सर जैसे मैंने HCl की बात करी, तो HCl वाले केस में भी ऐसी कुछ था कि सर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया, सर एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन पे एक एक्स्ट्रा रहा होगा। तो यहां पे सर इस वाले केस में थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पर जरा समझते हैं कि जो हम लोग सर शब्द इस्तेमाल करें प्रबल अम्ल, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर क्या होता है, जो एसिड्स मौजूद हैं ये पानी के अंदर पूर्ण रूप से सर क्या होगा, ये आयनीकृत हो जाएंगे, यानी कि सर ये कंप्लीटली आयनाइज कर जाएंगे। अब अगर यहां पर ये कंप्लीटली आयनाइज कर गए तो हम लोग कह देंगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते हैं, अगर ये पार्शियली आयनाइज करते हैं, यानी सर ये पूर्ण रूप से वहां पे आयनीकृत नहीं होते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि सर ये क्या होगा, ये आपका वीक एसिड होगा, राइट। तो वीक एसिड का एग्जांपल अभी हमने देखा, जैसे कि मैं एसिटिक अम्ल का एग्जांपल ले सकता था। सो वही चीज वापस से आ जाते हैं। तो मैंने आपको दो प्रकार के अम्ल बताए थे। क्या बताया था सर? एक बताया था मैंने प्रबल अम्ल और दूसरा बनाया था दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पानी में सर वो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जा रहे हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो सर वो प्रबल अम्ल हो जाते हैं। और अगर वो पूर्ण रूप से या फिर आयनित नहीं हो रहे हैं या फिर दुर्बल रूप से आयनित हो रहे हैं, आसान भाषा में कहें तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुए, तो जैसे एसिटिक अम्ल हो गए, ये सारे के सारे आपके दुर्बल अम्ल में, यानी कि ये आपके वीक एसिड में आएंगे। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस एग्जाम्पल वाले पार्ट पर आता है। अब एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि मुझे एक डाउट क्लियर करना है। क्वेश्चन है मेरा, ध्यान सुनना, इसके ऑप्शंस में केवल अंग्रेजी में देने वाला हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजल का क्वेश्चन है। सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ABCD लिख देता हूं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। A, B, C और D, बस ये बता दो H2SO4 इनमें से सर क्या है, A, B, C और D। और सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं और एग्जाम में सर पढ़ाई चीज भी गलती हो जाती है। आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, पढ़ते हुए भी समझते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। सो यहाँ पर B और C में टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, कोई A और D के साथ तो गया ही नहीं है, ठीक है। तो A और D बिल्कुल सही कहा आपने, इतना तो चलो समझ में आता है। सर ये मोनो शब्द तो नहीं है, क्योंकि मोनो का मतलब होता था एक, डाई का मतलब होता था दो। तो यहाँ पे से सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा, राइट, और ये भी आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सही है, सब लोग बिल्कुल सही है। अब अच्छा, कुछ लोग डी के साथ भी, बेटा डी तो आंसर नहीं है, प्लीज गलती मत करना, क्योंकि बेटा H2SO4 के अंदर अगर मैं जा रहा हूं, सब लोग जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, बेटा H2SO4 में आप यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर आपको OH दिख रहा है या H दिख रहा है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ से मुझे H मिल सकता है, यानी कि सर ये चीज अम्ल होगी, यानी कि इंग्लिश वाले हैं सर, ये चीज क्या होगी, एसिड होगी। तो लास्ट में सर यहाँ पे लिखा था बेस, तो ये तो वैसे भी नहीं है आंसर, क्योंकि सर ये एक अम्ल है, ये कोई क्षार नहीं है, राइट। तो सर A और D तो नहीं है आंसर, बिल्कुल। अब B या फिर C में से क्या होगा? तो अब सुनो गाइस, यहां पर सचिन पूछ रहे बेटा CH3COH बेटा बेसिक नहीं होगा, वो आपका एसिड होगा बेटा, ठीक है। चलो अब यहां पे जरा आते हैं, ये जो चीज है एसिड का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, यानी जो अम्ल था, अम्ल को आपने किस बेसिस पे इसको सर क्लासिफाई किया था, यानी इसका जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पे किया था? तो बेटा अम्ल का जो हम वर्गीकरण कर रहे थे वो इसकी क्षारता के ऊपर कर रहे थे, यानी कि सर मैं इसकी बेसिसिटी के आधार पर कर रहा था। किसकी बेसिसिटी कितनी है,
याद आ रहा है गाइस? मैं फिर से आता हूं उसी पेज पर, जो हिंदी वाले थे उनकी क्षारता के आधार पर, इंग्लिश वाले बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, एसिडिटी के आधार पे नहीं बेटा, एसिडिटी के आधार पे तो बेस का क्लासिफिकेशन करूंगा। तो यहां पे शब्द क्या थे? मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। यानी सर हम किस पे जा रहे हैं? बेसिसिटी के आधार पर, यानी क्षारता के आधार पर हमने इसको सर क्लासिफाई किया है। बहुत बच्चा यहां पे गलती करता है। तो अब सर मुझे यहां पे जरा बता दो, अब आंसर क्या होगा? देखो मुझे पता है भाई कहां कहां फंसोगे, अब बिल्कुल सही जा रहे हो। तो मतलब इस बार बोलूंगा, जहां पर ना तुम सबके सब ग्रेट हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्लीज याद रखो कि जो अम्ल हैं वो सर इसकी क्षारता के आधार पर हमने क्लासिफाई किए हैं, इसकी एसिडिटी पे नहीं। तो यहाँ पे गुरुदेव जितने भी लोग हैं, ये जो शब्द लिखा था ना एसिडिक, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता रहता हूँ, आप गलती ना करें। जो बीच में बच्चा आरपीएफ आंसर दे रहा है, बेटा आरपीएफ आंसर ना देगा, आप सी आंसर देंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आरपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन मैंने आज इसीलिए ओपन कर रखा है कि आप देख पाए कि कौन बच्चे कितने पानी में हैं, हम लोग कितने लेवल पे हैं, बाकी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं किस लेवल पे दे रहे हैं। तो मैं चाहता तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे ऑफ कर सकता था, बट आप एक दूसरे आंसर देख पा रहे हैं ना, वो रीजन यही है। तो प्लीज याद रखेंगे गुरुदेव, यहाँ पे जो आंसर है इट इज व्हाट? डाई बेसिक एसिड। खैर, सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न पे अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज और, ये जो एसिड है इनकी सांद्रता के आधार पर, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन पे आधार पर, अब इसका सर और देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये लास्ट चीज है एसिड के लिए। सो गाइस सी वाले बिल्कुल सही थे। अब सुनो, यहां पर कोई बात नहीं सागर, बड़े ध्यान रखना आप। बस करो भाई रोहित, बस बस समझ गया, तुम्हारा आंसर ठीक है। मैं बता रहा हूं सच में पिट्टी कर देंगे तुम्हारी। अब सुनो ध्यान से। तो गाइस अब सांद्रता के आधार पर कैसे पता लगे कि कोई भी चीज सर ये सांद्रित है या फिर तनु अम्ल है, ये कैसे पता लगेगा? तो पहले जो हिंदी वाले हैं उनको समझा देता हूं, फिर मैं इंग्लिश पे आऊंगा। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, सांद्रित अम्ल, राहुल वो तो याद करना पड़ेगा बेटा। वैसे पता लगाने के लिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना राहुल? पता लगाने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेपर में एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो अभी क्लास में मैंने केवल समझाया है, इसके आपको ना वो चार्ट वाला पार्ट यानी कि जो एग्जांपल्स है वो याद करने पड़ेंगे। अभी बस मैंने लॉजिकली समझाया कि लॉजिक है क्या, राइट? जैसे आप कहें सर मुझे कैसे पता लगे कोई भी चीज कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड का मैं लॉजिक तो बता दूंगा यहाँ पर। अब अपने घर पे आप एक्सपेरिमेंट चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, ये है। चलिए, सो अब यहां पर आते हैं, सर कंसंट्रेशन के आधार पर क्या होगा? सांद्रता के आधार पर। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक काले रंग का मग ले लेते हैं, ये देखिए, और मैं दो कलर सिर्फ ये समझाने के लिए ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे। ये हरे वाला मान लो सर, हरा वाला अम्ल है, यानी जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, लेट अस कंसीडर दैट इज एसिड। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं। जो ग्रीन वाला है इसको एसिड या अम्ल मान के चल लो। और यहां पे जो नीला है, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एसिड नीचे लटक रहा है पानी ऊपर लटक रहा है, केवल समझाने के लिए है। सर अगर कोई ऐसा मिश्रण बनता है, यानी ऐसा कोई मिक्सचर बनता है जहां पे मैंने क्या किया है कि एसिड, सॉरी ये है वाटर, यानी कि अगर मैंने एसिड की क्वांटिटी को कम रखा है, यानी जो अम्ल है उसकी मात्रा को अगर कम रखा है, तो अगर कम अम्ल की मात्रा कम है, यानी एसिड की अगर क्वांटिटी कम है, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये कहलाता है डाइल्यूट एसिड, यानी कि सर ये कहलाता है तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में क्या होता है? तनु अम्ल में सब विलायक में घुलने वाला जो अम्ल होगा, तो अम्ल की अपेक्षाकृत कम मात्रा होती है, यानी कि सर यहाँ पे क्या होगा, जो अम्ल है उसमें सर कम मात्रा होगी। अब आप कहेंगे सर ये विलायक और ये सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या लॉजिक है? तो देखिए, ये जो मिक्सचर होता है सर, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सर? सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि सर इस वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा जो मैं काले रंग से लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है हिंदी वाले, इसमें जो ये पूरा का पूरा मिश्रण है, इस पूरे मिश्रण में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो सर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है सर उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट? और जिसकी मात्रा कम होती है इसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट मतलब यहां पे मैं विलायक की बात कर रहा हूं। तो गाइस यहां पे सिंपल सा समझो, जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। तो अगर सर विलायक की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, तो सर वो होगा तनु अम्ल। अगर विलायक की मात्रा कम है, एसिड की मात्रा ज्यादा है, यानी कि सर सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर कम होती और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती,
तो वो होता है सर सांद्रित। तो अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट भूल जाओ। एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है। एसिड की मात्रा ज्यादा है, सांद्रित है। एसिड की क्वांटिटी कम है, डाइल्यूट है। अम्ल की मात्रा कम है, तनु अम्ल है। बात खत्म। तो यहां पे केवल मैंने लॉजिक समझाया, बेसिकली है क्या, तो मैं आपको इसको पूरे पेज को शॉर्ट में लिख देता हूं। एसिड की मात्रा ज्यादा तो सर इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, हिंदी में कहेंगे सर क्या, आपका सांद्रित। ठीक है गाइस, लेकिन यहीं पर अगर इसमें जैसा सेकंड, यहीं पर अगर इसमें एसिड की क्वांटिटी कम है तो इसको क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे डाइल्यूट, सिंपल। हिंदी में कह देंगे तनु। बस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है बेटा। सो गाइस, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अविनाश बेटा ये, तो यहाँ पे सागर कह रहे हैं सर प्लीज इंग्लिश में बताइए ना, अविनाश कह रहे हैं सर प्लीज हिंदी में बताइए ना। तो बेटा चिंग चेंग चोंग, चिंग चेंग चिंग चंग चोंग, और चिंग चेंग चोंग चिंग चेंग चिंग चेंग चोंग। क्लियर, अब समझ में आया। सो गुरुदेव, यहां पर अगर एसिड, जिसको हम लोग हिंदी में अम्ल कह रहे हैं, अगर इसकी अम्ल की मात्रा कम होगी तो उसको हम लोग तनु कह देंगे, यानी डाइल्यूट कह देंगे। और अगर एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको हम कंसंट्रेटेड कह देंगे, सांद्रित कह देंगे, सिंपल। चलो सर, इतनी चीज समझ में आ गई। अब सर बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पर चलेंगे, और अब आते हैं सर एसिड की प्रॉपर्टीज पे। अब सर, हाँ चाइनीज में ना, चलो भाई इतना तो सॉर्टेड हुआ हमारा। अब सर आने वाले हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी एक बार चीज देख लेते हैं, यहां से मैं कल वापस कंटिन्यू करूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश वाले ध्यान से सुनना, पहले इंग्लिश में आ रहा हूं फिर हिंदी में आऊंगा। तो गाइस जो एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स कैसे होते हैं, हम लोग देखो नींबू से एग्जांपल ले लेते हैं। तो नींबू क्या होता है गुरुजी, नींबू जो है वो होते हैं खट्टे, राइट। यानी कि जो एसिड होंगे वो भी सर खट्टे होंगे। हिंदी वाले सर खट्टे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं प्लीज रिमेंबर दैट एसिड्स आर एक्चुअली sour in taste, which means we can take the example of a lemon. You can take the example of a lemon which consists of citric acid, or you can take the example of orange which consists of again again ascorbic acid and plus, किसी बच्चे का डाउट भी था, यस इट इंक्लूड्स साइट्रिक एसिड एज वेल। तो यानी कि सर लेमन, नींबू, या फिर आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं, लाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, मौसमी का, ये सब खट्टे होते हैं, दैट मींस इनमें एसिड मौजूद है। दूसरा, इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इनके जो जलीय घोल है उसमें सर विद्युत ऊर्जा भी प्रवाह करती है, यानी कि सर इट आल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि सर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयंस मौजूद हैं। और एक और चीज सर, ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जब भी एसिड किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। हिंदी वालों के लिए और एक बार बता दूं बेटा मैं, कि यहां पर ये इनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। जलीय घोल में ये विद्युत ऊर्जा के यानी बिजली का संचालन करते हैं। अम्ल क्या करेंगे, लिटमस को सारी लाल कर देते हैं। और एक और चीज, हाइड्रोजन गैस देते हैं ये कब, जब इनको धातुओं के साथ क्रिया करवाई जाती है, यानी कि सर इनको रिएक्ट कराया जाता है। सो गाइस, अब हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा मैं अगले पार्ट, यानी कि 5वें नंबर के पॉइंट से हमारा ये अभी पार्ट पेंडिंग है, ठीक है। और हाँ, हमारी जो क्लास आज तक थी, अब वो क्लास केवल आज तक नहीं, हमने अपनी क्लास रखी है फ्राइडे तक। सो डोंट वरी, इस पूरे हफ्ते हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास अभी टाइम है अच्छा खासा। तो उसमें अभी हम लोग कार्बन वाला पार्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिटेल में देखेंगे। सो गाइस, क्या पूछ रहे हैं, शुभांकर का डाउट आया है सर इमली में कौन सा एसिड होता है। बेटा इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। आई गेस आपने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा। तो शुभांकर केवल इमली में ही नहीं, इवन अंगूर में, अंगूर और इमली दोनों में ही टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। सर फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किसमें, लेटर फैमिली, लेटर बेटा समझा नहीं, चिट्ठी में कैसे यूज करेंगे, पीडीएफ भी, हाँ निकल बिल्कुल, पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। और क्या कह रहे हैं सर, लाल लिटमस पत्र को हरा हरा नहीं बेटा, नीला करता है, वो है क्षार, वो बेस है, राइट। थैंक यू सागर। दीप पूछे नया बैच कब आएगा। तो दीप, आप कौन से बैच से हैं, एक्चुअली ना मैं बता नहीं सकता। अगर आप इंजीनियर्स वाले पार्ट्स हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी ना आरआरबी जेई का बैच लॉन्च होगा कुछ दिनों में। बट अगर आप एसएससी वाले पार्ट्स हैं तो आप सपोर्ट टीम से एक बार प्लीज पूछना, क्योंकि ना एसएससी वाले पार्ट में मैं डील नहीं करूंगा, वहां पे कोई मैम, दूसरी मैम पढ़ाती है, ठीक है। तो गाइस, अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, दैट इज टुमारो, क्योंकि मेरा अब यूट्यूब वाली क्लास है, तो मैं यूट्यूब की क्लास पे जा रहा हूँ। तब तक रीजनिंग वाले सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, वरना मनी मन फिर मुझे पकड़ लेंगे, अभी कहेंगे तुम सब रुको, रोजाना लेट पढ़ाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक अच्छे से ख्याल रखना। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, मैं आज कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में भेजे थे ना, तो आज मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगा, प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ,
किसी बच्चे का डाउट था, मैंने बीच में किसी रामराज से कुछ बोला था, मैं रामराज भूल गया हूँ आपका क्या डाउट था, तो प्लीज आपका जो भी इश्यू था ना एक बार मुझे भेज देना। आपकी कोई बुक थी ना शायद आपने ऑर्डर की थी, तो वो कौन सी बुक है क्या है उसकी ऑर्डर डिटेल्स भेजना। मैं लास्ट को शाम को ना 5 बजे का फ्री हो जाऊंगा, तो एक बार टीम से बात करते हो तभी घर निकलूंगा, तो प्लीज मुझे वो भेज देना क्या इश्यू था, तो मैं वो देख लूंगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।